दुल्हन बनना, अपनी फेवरेट कलर का लहंगा पहनना, फेवरेट डिज़ाइनर ज्वेलरी पहनना किसी भी लड़की का सपना होता है। और ऐसा ही सपना प्रिया का भी था। प्रिया की उम्र शादी की हो गई थी और उसके इस सपने को पूरा करने लायक लड़की की खोज जोरों शोरों से चल रही थी। और इसी में उनके पास वर्मा परिवार के बेटे प्रेम का रिश्ता आता है और आज लड़की वाले उसे देखने आने वाले थे। बताओ ना मम्मी, ये वाली सूट पहनूं या ये वाली? सूट क्यों पहनना है प्रिया? अरे अरे बेटा, तुम तो घबरा गई। कस्तूरी जी, आप तो आज शाम को आने वाली थी। अभी तो कोई अरेंजमेंट भी नहीं हो पाई। देखिए घर कितना बिखरा पड़ा है, हम आपकी खातिरदारी कैसे करेंगे? अरे तो क्या हो गया, एक तो आप किसी को अपनी बेटी भी देगी और उनकी खातिरदारी भी करेंगे। ये कहाँ का इंसाफ हुआ विमला जी? और प्रिया, तुम क्यों शर्मा रही हो? हाफ पैंट पहना है तो क्या हुआ? मेरी बड़ी बहू भी घर पर हाफ पैंट ही पहनती है। कोई बात नहीं, आओ बैठो यहाँ। और अपनी बातों से 10 मिनट में ही कस्तूरी सभी का दिल जीत लेती है। किसी को ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो लोग कस्तूरी से पहली बार मिल रहे हैं। कहाँ मुझे टेंशन हो रही थी कि कौन से सूट पहनूं। यहाँ तो आंटी जी मुझे हाफ पैंट में देखकर भी शॉक नहीं हुई। बड़े मॉडर्न ख्यालातों की लगती हैं। हमारी बड़ी बहू तो सारे तरह के कपड़े पहनती है। अरे दिन भर साड़ी पहनकर, वो भी इतनी गर्मी में कोई कैसे रह सकता है? वो भी ज़रूर आती प्रिया को देखने, पर क्या है ना, वो अपनी सहेलियों के साथ गोवा ट्रिप पर गई है। एक बात ज़रूर कहूँगी कस्तूरी जी, जिस भी लड़की को आप जैसी सास मिलेगी उसका तो भाग्य ही खुल जाएगा। अरे ये तो बिल्कुल गलत कह दिया आपने विमला जी। बल्कि ये कहिए, जिसके भी घर प्रिया जाएगी उन लोगों का भाग्य खुल जाएगा। मैं तो आपसे झोली फैलाकर आपकी बेटी मांग रही हूँ। अब जब लड़के की माँ इतनी हंसमुख और मॉडर्न ख्यालातों की हो तो कौन ही ऐसे रिश्ते को ठुकरा सकता था। प्रिया को प्रेम के घर वाले बहुत पसंद आ जाते हैं और वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और प्रिया की शादी प्रेम से पक्की हो जाती है। अपनी शादी को लेकर प्रिया बड़ी एक्साइटेड थी। वो आए दिन कभी किसी से तो कभी किसी से अपने होने वाले ससुराल वालों की तारीफ करती रहती। ये कैसे गमगीन रंग का लहंगा पहन लिया बहू ने? अपनी फेवरेट रसमलाई छोड़कर कस्तूरी साइड से अपनी बहू के पास जाती है और धीरे से उससे कहती है, अरे अरे बहू, हमारे में ना ये सफ़ेद, गुलाबी, नीले, पीले इन रंगों का लहंगा नहीं पहनती दुल्हन। लाल चटक रंग का लहंगा पहना जाता है और तूने तो बिल्कुल ही सफ़ेद रंग का लहंगा पहन लिया। खैर अब तो तू तैयार भी हो गई है, क्या कहूँ, पर आगे से ना ध्यान रखना बहू, हमारे घर की बहुएं इस तरह के हल्के रंग के कपड़े नहीं पहनती। अब तक प्रिया के सामने वर्ल्ड बेस्ट सास बनी कस्तूरी आज कुछ और ही बात कर रही थी। और करती भी क्यों ना, अच्छे बनने की ये लीपा पोती तो रिश्ता होने तक की होती है। जैसे ही लड़की दुल्हन बनी, धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। ये अचानक मम्मी जी को क्या हो गया? शादी की बात होने तक तो वो इतनी मॉडर्न बन रही थी और अभी लहंगे के रंग को लेकर ये कह रही हैं। खैर प्रिया, जो भी हो, इस स्ट्रेस को अपने चेहरे पर मत आने दे, वरना खामखा फोटोज खराब आएंगे। तभी वहां नेहा आती है। अभी तो ससुराल में तुम आई भी नहीं हो, आ जाओ तब पता चलेगा प्रिया। आज तुम्हारी शादी है, एंजॉय। और ये सब सुनने के बाद किस दुल्हन की खुशी बरकरार रह सकती थी? प्रिया की तो हालत खराब होती जा रही थी। न जाने शादी के बाद क्या होने वाला था, पर किसी तरह शादी संपन्न हो जाती है। अगली सुबह जब प्रिया आराम से अपने कमरे में सो रही थी, धीरे से कस्तूरी उसके कमरे के दरवाजे को खोलती हुई कमरे में आती है और प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, सो रही हो बहू? मम्मी, आप यहाँ मुझे बुला लिया होता? इतने जोर जोर से खर्राटे लेकर सो रही हो तुम। अगर मैं बाहर गिरकर जख्मी हालत में चीख भी रही होती ना, तो तुम्हें सुनाई नहीं देता। इस बेजोड़ खर्राटे के आगे मेरी आवाज़ तुम तक कैसे पहुंचती बहू? वो मम्मी, ये किन बातों में फंसा लिया तूने मुझे? हैं? चल, मैं ये कह रही थी कि थक गई होगी ना तू शादी की रस्मों में। कोई बात नहीं, सो ले। पर याद रखना बहू, हमारे यहाँ बहुएं 6:30 बजे तक उठ जाती हैं, तो ज़रा ख्याल रखना। और कोई बात नहीं। हाँ ठीक है मम्मी, वैसे 7 तो बज ही चुके हैं, अब क्या सोओगी तुम? है चलो ठीक है, फिर तैयार होकर बाहर आ जाओ, चलो। अपनी वर्ल्ड बेस्ट सास के मुंह से ये सब सुनकर प्रिया का दिमाग तो चकरा जाता है। ये क्या बात हो गई?
कहाँ शादी के पहले मम्मी मेरे साथ गोवा जाने की बातें कर रही थी और यहाँ 6:30 बजे उठने को कह रही हैं। अब इन सब के बाद ये साड़ी, उफ, ये साड़ी कैसे पहनते हैं? मैं भी क्या पागल हूँ, बेकार में इस साड़ी को खुद पर लपेटने की कोशिश कर रही हूँ। सूट तो पहन ही सकती हूँ मैं, वही पहनकर बाहर चली जाती हूँ, क्या ही हो जाएगा। और नहा धोकर सूट पहनकर प्रिया हॉल में चली जाती है। अपनी बहू को सूट में देखते ही कस्तूरी कहती है, प्रभु प्रभु प्रभु, अरे बड़ी भोली है तू बहू, ऐसे सूट पहनकर बाहर नहीं आते। घर में ससुर है, तेरे जेठ जी है, अच्छा लगता है क्या? अपनी माँ को ये कहता सुन फौरन सुशील गला साफ करते हुए कहता है, मैं अंदर चलता हूँ मम्मी। देख देख कैसे शर्मा कर सुशील अंदर चला गया। अच्छा लगता है क्या बहू? कोई बात नहीं, तो घबरा मत, पहला दिन है ना, तो गलती हो जाती है। मुझे क्या पता था मम्मी कि यहाँ रोज़ साड़ी पहननी पड़ेगी मुझे, और मुझे ना साड़ी पहननी आती ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी नेहा से कह देती हूँ, वो तुझे साड़ी पहना देगी। और आज सीख लेना साड़ी पहनना, फिर रोज खुद साड़ी पहनकर बाहर आ जाना है। अपना मुंह लटका कर प्रिया नेहा के कमरे में जाती है और जाते ही पहला सवाल यही पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। जब मुझे देखने आए थे तब तो माहौल बिल्कुल अलग था भाभी, और अभी तुझे देखने में आई थी नहीं ना? तो फिर इस घर में यही होता है देवरानी जी, मुझे भी इसी तरह घर में लाया गया था और उसके बाद क्या ही बताऊं, एडजस्ट करना सीख जाएगी तू भी। प्रिया को अपनी सास में ये बदलाव बिल्कुल भी राज नहीं आता और वो सीधा अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। क्या बेटा, एक दिन नहीं हुआ ससुराल गए तुझे कि अपने ससुराल की चुगली करने लग गई? इस तरह घर चलता है क्या? और जेठानियों का तो काम ही होता है देवरानियों को डराने का। तू नेहा को छोड़ और अपनी सास से अपनी ट्यूनिंग बनाकर रख जरा। रसोई में अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जा बेटा। अपनी माँ से बात करके अपने आप को फिर से तैयार कर प्रिया किचन में जाती है। बताओ, डब्बे में रिफाइन भी नहीं है। पहले मैं रिफाइन निकालती हूँ, और जैसे ही प्रिया रिफाइन का पैकेट निकाल कर उसे कैंची से काटने जाती है कि कस्तूरी वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे रे रे बहू, अभी हो जाता ना बेकार में शापा। ना ना बहू, हमारे घर रिफाइन से खाना नहीं बनता, हम तो मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाते हैं। ये रिफाइन तो मेहमानों के लिए रख रखी है, साल में एक पैकेट काफ़ी है। अरे खाता ही कौन है? अच्छा बता, भी तू इसे फाड़ देती और इसी से खाना बना देती तो बेकार में तेरे ससुर जी का मूड ऑफ हो जाता। खैर कोई बात नहीं, पहला दिन है ना तेरा, धीरे धीरे सीख जाएगी। अपनी सास की बात मानकर प्रिया मस्टर्ड ऑयल में सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। अब सभी की प्लेट्स लगा देती हूँ और उसके बाद सभी को बुला लूँगी। किचन के ड्रॉर से एक डाइनिंग सेट निकालकर अच्छी तरह सभी के चेयर के ठीक सामने एक एक प्लेट प्रिया अरेंज कर देती है, और जैसे ही उस प्लेट में खाना डालने जाती है कि कस्तूरी वहाँ पहुँच जाती है। अरे रे रे, ये डाइनिंग सेट कहाँ से निकाल कर ले आई तू बहू? दराज में कितने पीछे छुपा कर रखा था मैंने कि किसी का हाथ ना लगे, और तू निकाल कर ले आई। पर आप लोग तो इसी डाइनिंग सेट में खाना खाते हैं ना मम्मी? वो वीडियो कॉल पर मैंने देखा था, इसलिए पूरा आधा घंटा लगाकर मैंने इस डाइनिंग सेट को ढूंढा। अरे नहीं बहू, वो क्या है ना, जब प्रेम के लिए लड़की देखने की बात चल रही थी तो आए दिन कोई ना कोई गेस्ट उसे देखने आ ही जाया करते थे। अब उस वक्त स्टील के बर्तनों में तो नहीं खा सकते हैं, तो हमने ये क्रैकर सेट मंगवाया था। चला अब इसे हटा दे और सामने जो स्टील के बर्तन रखे हैं ना उन्हें बाहर लेकर आ। अब तो तू इस घर की हो चुकी है, अब तुझसे क्या शर्माना। अच्छा, एक सुबह, चलो बढ़िया है। मम्मी पूजा करने जा रही हैं। पूरे दिन में यही तो 30 मिनट होते हैं जहाँ उनकी इंटरफेरेंस नहीं होती। अब जल्दी जल्दी पोछा लगा लेती हूँ, वरना इसमें भी आकर कोई ना कोई कमी निकाल देंगी। और जैसे ही कस्तूरी सोफे से उठती है, प्रिया फौरन मॉपिंग लाकर पोछा करने तैयार हो जाती है। ये देख, पकड़ लिया ना रंगे हाथ तुझे। मुझे लगा ही था तू मोपिंग से पोछा मारती होगी। अरे बहू, क्यों पोंछना है शरीर को इतना? ये सब तो आजकल के चोंचले हैं, इन सब से पोछा लगता भी है क्या? पोछा तो कपड़े से ही लगता है, पूरी तरह निचोड़ कर। मोपिंग से तो फर्श पर दाग रह जाते हैं। वही मैं सोचूं, हमारे घर के फर्श पर तो कभी पोछे के निशान रहते नहीं थे, ये दाग आखिर आ कहाँ से रहे? पर आप तो पूजा करने गई थी ना मम्मी? पूजा?
पूजा तो सुबह 4 बजे कर ली मैंने। आज तो मैंने सोच लिया था कि इन दागों के पीछे का कारण पता करके रहूंगी। इसी तरह 4 महीने बीत जाते हैं, पर कस्तूरी का स्वभाव वैसा का वैसा ही रहता है। ये मत करो, वो मत करो, हमारे घर पर चीजें ऐसे नहीं होती, वैसे नहीं होती। फिर एक शाम कस्तूरी की कुछ सहेलियां उसके घर आती है। प्रिया भाग भाग कर सभी के लिए नाश्ता लेकर जाती है। कुछ और लाऊं मम्मी? ये क्या तूने मम्मी मम्मी लगा रखा है बहू? है, मुझे लगा था तू आज नहीं तो कल समझ जाएगी। ये तेरा मायका नहीं है। मम्मी क्या होता है? मम्मी जी बोला कर। समझ तो आए कि मैं तेरी सास हूं। और बस यही बात प्रिया को चुभ जाती है और वो मन ही मन अपनी सास को ठीक करने की ठान लेती है। जी मम्मी जी। और ये आखिरी शब्द थे। इसके बाद प्रिया ने अपनी सास से जरा भी बात नहीं की। प्रिया सीधा अपनी जेठानी के पास जाती है और उनसे कहती है, इतनी उंगलीबाजी, आपका दम नहीं घुटता क्या भाभी? घुटता तो है, पर क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ भी नहीं। मम्मी जी तो हर चीज़ में उंगली करेंगी ही, ये उनका नेचर है। और तुम्हारे जेठ जी, वो तो मम्मी जी की कही को ही अपना सब कुछ मानते हैं। मैंने कुछ सोचा है, अगर आपने साथ दिया तो मम्मी जी की सादत को ख़त्म कर सकते हैं हम। पर उसके लिए आपको अपने मायके जाना होगा। कोई भी बहाना कर दीजिए, किसी की तबीयत खराब है या कुछ भी जो आपको समझ में आए। पीछे से मैं सब देख लूँगी। एक कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है, मैं कल सुबह ही मम्मी जी को कोई बहाना देकर अपने मायके निकल जाऊंगी। और अगली सुबह जब सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे थे तो नेहा कहती है, मम्मी जी, मेरे मामा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप तो जानती हैं वो 80 साल के हो गए और इस उम्र में तो जीवन का क्या ही भरोसा। इसलिए वो मुझे देखना चाहते हैं। प्रिया तो अब घर का सारा काम सीख ही चुकी है। मेरी गैर मौजूदगी में वो घर संभाल लेगी, है ना प्रिया? ठीक है बहू, ऐसी बात है तो तू हो आ मायके। वैसे भी हमने कभी रोका है क्या तुझे? यहाँ नेहा अपने मायके निकलती है तो वहाँ कस्तूरी के पति और दोनों बेटे अपने काम पर। अपनी उंगली करने की आदत से मजबूर कस्तूरी रसोई में अपनी बहू के पीछे पीछे जाती है, जहाँ वो देखती है कि खाना तो पहले ही बना हुआ है और रसोई में तो कोई नहीं। आज तो बिल्कुल सही ढंग से खाना बनाया है बहू ने। स्लैब भी बिल्कुल साफ है। ज़रूर कपड़े उसने एक साथ मशीन में डाल दिए होंगे। अभी जाकर कान खींचती है उसका। अरे भाई, हमारे घर में नए पुराने सारे कपड़े अलग अलग धोए जाते हैं। और जैसे ही ये कंप्लेंट करने कस्तूरी प्रिया के पास जाती है तो वो देखती है कि सारे कपड़े पहले ही धुलकर छत पर सूख रहे हैं। अरे ये प्रिया कहाँ गई? कमरे में होगी। कस्तूरी प्रिया के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि प्रिया उसे देखते ही सोने की तैयारी में लग जाती है। प्रिया को ऐसा करता देखकर कस्तूरी उससे कुछ कह नहीं पाती और कमरे से बाहर चली जाती है। पूरे 2 घंटे तक प्रिया अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। अरे अकेले कितनी देर तक आदमी बैठा रहे? मन ही उब गया है। कम से कम प्रिया से बात करके मन तो लगा रहता था। प्रेम और सुशील तो सीधा दुकान चले जाते हैं। कब उठेगी बहू? एक काम करती हूँ, नेहा को फ़ोन लगाती हूँ। कस्तूरी फौरन नेहा के मोबाइल पर फ़ोन करती है, पर प्लान के मुताबिक नेहा अपना फ़ोन अपनी बहन को पकड़ा देती है। हेलो आंटी जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे बेटा, ज़रा नेहा से तो बात करवाना। वो तो मामा जी के साथ है आंटी जी, और फ़ोन में चार्ज भी नहीं है। कभी भी फ़ोन बंद हो जाएगा। मैं थोड़ी देर में आपसे उसकी बात करवाती हूँ। अपनी बहू के काम में हर वक्त कमी निकालने वाली कस्तूरी अपनी बहुओं की मौजूदगी में उनकी अहमियत समझ नहीं पा रही थी। और आज जब दोनों ही बहुएं उसके आसपास नहीं थी तो उनकी कमी उसे खलने लगी थी। कुछ देर बाद अपने कमरे से बाहर आती ही प्रिया रसोई में चली जाती है। उसके पीछे पीछे कस्तूरी भी रसोई में आती है और जैसे ही कस्तूरी रसोई में आती है प्रिया रसोई से बाहर चली जाती है। अच्छा अच्छा, कर ले तू काम, मैं नहीं आ रही तेरे पीछे बस। रसोई का काम निपटा कर प्रिया फिर से अपने कमरे में चली जाती है। रात के खाने के वक्त, तुम भी बैठ जाओ प्रिया, सबके साथ ही खा लो। मेरा पेट भरा हुआ है, मन हुआ तो मैं कमरे में खा लूंगी। ना ही मुंह पर मुस्कुराहट, ना ही किसी से बातचीत। रात को सभी घर पर होते हैं तो कस्तूरी को ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता, पर अगली सुबह जैसे ही सब वापस काम पर निकलने लगते हैं कस्तूरी की घबराहट शुरू हो जाती है। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम, इसी तरह इतने बड़े घर में अकेले चुपचाप, किसी का मन लगे तो कैसे। और बस 1.5 दिन में ही कस्तूरी की अकल ठिकाने लग जाती है। वो सीधा प्रिया के पास जाती है और कहती है, हमने तुझे झूठ बोलकर इस घर में लाया, इसीलिए नाराज है ना तू बहू? सास है आप मेरी, माँ थोड़ी ना है।
माँ थी तब तक मैंने नाराज़गी नहीं दिखाई, और जब आपने सास बनने की सोच ली है तो मुझे भी बहू बनना ही पड़ेगा ना। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। घर पर किसी को किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है मम्मी जी। पापा जी ने कभी किसी बात की कंप्लेंट नहीं की। जेठ जी भी खुद कुछ नहीं बोलते जब तक आप शुरुआत नहीं करती। इसके पहले कि ये कड़वाहट इस रिश्ते को ख़त्म कर दे, मैंने सोचा मैं चुप्पी साध लूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, मुझे माफ़ कर दे। तुझे वैसा ही ससुराल मिलेगा जैसा तुझे बताया गया था। आजकल बहुएं आते ही खुद को घर की मालकिन समझने लगती है। ऐसा ही मेरी एक सहेली के साथ हुआ था। वही डर मेरे मन में बैठ गया था, इसलिए मैं तुम दोनों पर कड़ी नज़र रखने लगी। पर मेरी बहुएं वैसी नहीं है। अब अपनी माँ से नाराज़गी छोड़ दे। 1 मिनट मम्मी, फिर मैं नेहा भाभी को भी घर बुला लूं? मम्मी जी बोले तो सासू माँ, नई नई सासू माँ बनी लता को बहू के हाथ का खाना पीना और उस पर रौब डालना बड़ा भा रहा था। एक रोज फोन पर, अरे नहीं नहीं भाभी, मैं कहाँ मायके आऊंगी। अरे अब तो बहू आ गई है ना, उसे कैसे अकेला छोड़कर आ जाऊं। सासू माँ भी फोन पर बात कर ही रही थी कि सामने बहू खड़ी हो जाती है, चाय और गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेट लेकर। अच्छा भाभी, रखती हूँ, वो क्या है ना, चाय का वक्त हो रहा है। बाय। माँ जी, ये आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय। माँ जी, मैं ये कहना चाहती थी कि मैं ज़रा 2 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। माँ बुला रही थी, काफ़ी दिन हो गया ना, देखा नहीं ना उन्होंने मुझे, इसलिए। सास को तो जैसे ये सुनते ही सांप सूंघ गया। फ्लैशबैक में वो तस्वीर निकल कर आ गई जहां वो किचन में पसीना बहाया करती थी। बड़ी मुश्किल से तो प्रमोशन हुआ था, फिर से वही दिन। माँ जी। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगी किचन में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ जी होश में आइए, क्या हो गया है? आप क्या बोले जा रही हैं? कहाँ नहीं जाना है आपको? सास थोड़ा खुद को संभालती है, समझाती है खुद को, और फिर बहू की ओर देखकर कहती है, पता है किसका फोन था? मेरी भाभी का। बोल रही थी लता मायके आ जा, लेकिन मैंने मना कर दिया, साफ साफ कह दिया कि तुझे अकेला छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। और एक तू है कि आए महीना नहीं हुआ और मायके जाने की रट लगा रखी है। अरे बहू, कुछ दिन बाद चली जाना। बहू को भी लगता है कि सास सही कह रही है। जैसे उसके लिए नया नया ससुराल है, वैसे सास के लिए भी तो नई नई बहू के लिए प्यार है, तो आएगा ही। राय नहीं देते हैं अभी मायके जाना। कुछ रोज बाद, पता है लिली, आज मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहे हैं मेरे मियाँ जी? मैं ना तुम्हारे मोहल्ले में जा रहा हूँ। वो क्या है ना, मेरा एक क्लाइंट वहीं का है। मायके जाना है क्या तुम्हें? नई नवेली बहू को लगता है जैसे उसे तो खजाना ही मिल गया। कोई कहे मायके जाना है और कौन कहे कि नहीं जाना। क्यों भाई, कैसी बात कर रहे हैं जी? नेकी और पूछ पूछ जाएंगे ना, हम जरूर जाना है, और तो और कूद कूद कर जाना है। लेकिन कितने दिनों के लिए? कितने क्या, सुबह जाना है, शाम को वापस। बोलो चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन माँ जी। अरे माँ क्या कहेगी, सुबह का काम तुम करके जा रही हो, शाम को तो तुम आ ही जाओगी। अरे चलो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ को नहीं बताना कि हम मेरे मायके जा रहे हैं। बोल देना कि पास ही में जा रहे हैं घूमने के लिए, शाम तक वापस आ जाएंगे, ठीक है? ओके, इसमें क्या बड़ी बात है, जरूर बोल दूंगा मेरी बेगम साहिबा। इधर पति गया अपनी माँ से बात करने, तो वहीं बहू ने भी फोन लगा दिया मायके। अरे भाई, 4 महीने की शादी के बाद पहली बार वो मायके जा रही थी। माँ पता है क्या, मैं आ रही हूँ तेरे पास। माँ, शाम को मैं ना वापस चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मेरे फेवरेट कढ़ी चावल बना लेना। मैं आ रही हूँ। अच्छा रखती हूँ, तैयार भी तो होना है। खैर, किसी तरह पति बीवी को लेकर उसके मायके की ओर निकल ही रहा था कि तभी सास के पास बहू की माँ का फोन आ जाता है। बहन जी, आप नहीं आ रहे लिली के साथ? वो क्या है ना, शादी के बाद पहली बार बेटी आ रही है। आपको धन्यवाद कहना था कि उसे आने की इजाज़त दे दी। बहन जी, मैंने तो साफ साफ बोल दिया था, जब तक सासू माँ हाँ ना कहे मायके आने की ज़रूरत नहीं है। आज आपने हाँ की तो सोचा आपको थैंक्स बोल दूँ। क्या बोल रही है बहन जी, थोड़ा साफ साफ बोलिए ना, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ।
अरे भाई वो लिल्ली आ रही है ना मायके, तो सोचा कि सास को सारी कहानी समझ में आ जाती है। वो फोन रख देती है और बैठ जाती है ड्राइंग रूम में। बहू बेटा निकलने के लिए आते हैं। बहू पैर छूती है। कहाँ जा रहे हो? वो ये कह रहे थे जरा मार्केट तक हो आते हैं। तो वो क्या ना माँ, घूमने जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। क्यों, क्या हो गया? मैं भी चलूंगी, मार्केट में मुझे भी काम है। पर माँ जी हम तो बाइक से जा रहे हैं। हाँ तो हम दोनों पतले पतले तो हैं, बैठ जाएंगे साथ, चलो। क्या बोले, माँ का आदेश सराखों पर। एक बाइक में पहले बेटा, फिर माँ और फिर बेचारी बहू निकल जाते हैं मार्केट की ओर। बेटा मार्केट में माँ और बीवी को उतार कर चला जाता है। हाँ तो क्या लेना था तुझे? बहू क्या बोले, लेना देना तो कुछ था नहीं। बहू क्या बोले, लेना देना तो कुछ था नहीं। वो मैं सोच रही थी कि साड़ी ले लूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो रही रामलाल की दुकान, चल ले लेते हैं साड़ी। सास बहू रामलाल की दुकान से साड़ी लेकर घर की ओर जा रहे थे कि माँ मैं क्या बोलती हूँ, पास में मेरा मायका है, चले शाम को ये लेते हुए आ जाएंगे। नहीं नहीं बहू, वो क्या है ना, घर चलते हैं। वो सीरियल है ना, सास भी कभी बहू है, उसमें उसकी बहू आज मायके से आ रही है, तो देखते हैं कि क्या क्या लाई है, क्या क्या उसकी माँ ने दिया है। चलते हैं। बहू क्या बोलती, चली जाती है घर। घर जाकर अपनी माँ को फोन करती है। न जाने मेरी सास को कैसे पता चल गया कि मैं मायके आ रही हूँ। पता है फिर क्या किया उन्होंने? बहू रो रो कर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। ये क्या बात होती है, मैंने ही बहन जी को फोन करके कहा था कि वो भी साथ आ जाए, तब तो कुछ बोली नहीं वो। तो आपने फोन किया था? अरे क्या जरूरत थी माँ, आप भी ना। खैर कुछ महीने और कटते हैं। अब तो बहू से रहा ही नहीं जाता। वो सोचती है कि कैसे वो कहे कि उसे घर वालों की याद आ रही है। माँ जी वो क्या है ना, मेरे कुछ सर्दी के कपड़े मायके में ही छूट गए हैं, तो जरा 2 दिन के लिए मायके जाऊं। अरे बहू कैसे बात कर रही है, वो क्या है ना, तेरी ननद आने वाली है अपने सर्दी के कपड़े लेने के लिए, तो तू ना उसके बाद चली जाना। खैर वो दिन भी आ जाता है जब ननद कपड़े लेकर जा रही थी। माँ क्या है, क्यों बार बार बुला लेती हो? अभी तो होकर गई थी, पता है ससुराल में कितना काम होता है। देख बहू देख, कैसे मेरी बेटी मायके के नाम से भी चिढ़ती है। वो तो मैं जिद करूँ ना तो भी ये आए ना, और एक तू है आए दिन मायके की रट लगाए रहती है। माँ जी वो मेरे भी कपड़े। क्या है भाभी, जब देखो तब कपड़े कपड़े करती रहती हो। ये लो मेरे सारे सर्दी के कपड़े आप रख लो, वैसे भी मैं ना नए ले लूंगी। अब तो ठीक है ना, जाओ अब अदरक वाली चाय लेकर आओ। अरे सोचा भी है कि माँ कैसे मैनेज करेंगे आपके मायके जाने की बात। अब किसका फोन आ गया? ननद के फोन पर उसकी ननद का फोन आया था। जी जी दीदी, कैसे आना हुआ? मैं ना जरा मायके आई थी वो सर्दी के कपड़े लेने। भाभी वो माँ गिर पड़ी है, गर्म पानी की बाल्टी बाथरूम में रख रही थी, फिसल गई, जल्दी से आ जाइए आप। ननद फोन रख देती है। न जाने मेरी सास को कब अकल आएगी, 2 दिन मैनेज नहीं कर सकती बुढ़िया, जैसे पैदा ही मेरे भरोसे हुई है। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं सास मेरी ना किसी काम की नहीं है। अब तक जो ननद भाभी को ताने दे रही थी, अब खुद की सास को कोसते हुए मायके से ससुराल चली जाती है। अब आगे घर की बैल बजती है। सामने खड़े होते हैं बहू के माँ बाप। अरे आप समधी समधन जी, आइए आइए आइए। माँ पापा आप लोग? बहू सालों से माँ पापा से नहीं मिली थी, वो उनके गले लगकर रोने लगती है। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है, कोई मर गया है क्या? अब बहन जी आपको क्या बताऊं, इसके सामने ही की बात है। मेरी बेटी ना 2 दिन नहीं रह पाई, सास ने बुला लिया। अब न जाने ये क्यों रोए जा रही है। बहू के पिता सास के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, बहन जी हम अपनी बेटी को लेने आए हैं। भले ही हमने आपके घर अपनी बेटी दी, लेकिन वो घर आज भी उसका है। 2 दिन के लिए ना सही, 2 पल के लिए तो देखने के लिए भेज दिया कीजिए। एक शहर में शादी करने का मकसद ही यही था कि बेटी कभी कभार मिलने आ जाया करेगी,
लेकिन आपने तो पूरा साल लगा दिया, उसे घर पर आने ही नहीं दिया। अब हम अपनी बेटी ले जा रहे हैं, चल बेटी। बहू की एक तरफ सास और एक तरफ माँ, वो क्या करती। क्या सोच रही है बेटा, चल। नहीं पापा, मेरा घर अब यही है और सास मेरी माँ है, वो कहेंगी तो ही मैं आपके साथ चलूंगी। जैसे शादी से पहले आप कहते थे तभी मैं कहीं जाती थी ना, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। सास बहू को देखकर गले लगा लेती है। बहू मुझे माफ कर, मैं ये भूल गई थी कि तू भी किसी की बेटी है। तू शौक से अपने माता पिता के साथ जा, जब तक जी करे वहां रहना। मायके जा बहू। वर्षा की जब शादी हुई तब उसकी सास ने उसे एक ही बात सिखाई थी कि रोटी सबसे बड़ा ईमान होती है। वर्षा बहू, रोटी ही ससुराल का सबसे बड़ा ईमान होती है, समझी? जी माँ जी। इसलिए याद रखना, अगर रोटी नहीं तो कुछ भी नहीं। रोटी हमेशा गरम गरम और फूली फूली हर थाली में होनी चाहिए। जी माँ जी, समझ गई। बस ये बात हमारे वर्षा के दिमाग में कुछ इस तरह फिट हुई है कि आटे की रोटी के अलावा उसे और कुछ दिखता ही नहीं। जब तक उसके पति थे तब भी वो आटे की गरम गरम रोटियां बनाती थी और उसने अपने दोनों बेटों को भी यही आदत डाली हुई है कि आटे की रोटी ही बेस्ट होती है, चावल तो बस कभी कभार ही खाने चाहिए। ये लो गरम गरम रोटी। लो, अब कुछ दिन माँ के हाथ की रोटियां खा लो भैया, इसके बाद तो आपको भाभी के हाथ का ही खाना खाना है। हाँ, युवराज सही कह रहा है। मैंने सुना है नंदिनी बड़ा ही अच्छा खाना बनाती है। हाँ, रोज रोज नए नए डिशेस की फोटो तो भेजती रहती है वो। वाह, फिर तो सबके मजे ही है, क्योंकि मुझे भी ऐसी बहू चाहिए थी जो रोज कुछ अलग सा ही बनाए। हाँ, भाभी आएंगे तो कुछ अलग सी ही सब्जी खाने को मिलेगी। वो बात भी सही है। अब मेरी तो उम्र हो गई है, मुझसे इतना ताम झाम अब होता नहीं ज्यादा। वो आएगी तो उससे बनवा देना रोज अलग अलग पकवान। उसे बहुत शौक है खाना बनाने का, होना भी चाहिए। आखिर इंसान रोटी के लिए ही तो काम करता है, रोटी ही सबसे बड़ा ईमान है। अब माँ आपके भी आराम के दिन आने वाले हैं, बस अगले महीने की राह देखिए। अब विराज के साथ अगले महीने की राह तो सब लोग देख ही रहे थे। नंदिनी भी अपने होने वाले ससुराल में एक अच्छी बहू बनने के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रही थी। अरे ये क्या कुकिंग बुक्स लिखती रहती है सारा दिन नंदिनी बेटा, सबको पता है तू अच्छा खाना बना लेती है। अरे मम्मी, यहाँ खाना बनाने में और ससुराल में अपने खाने से सबका दिल जीतने में काफी फर्क होता है। अरे लेकिन तू एक बार उन्हें अपने हाथों की बिरयानी खिलाएगी ना, सब लोग तेरे कायल हो जाएंगे। आप ना बस यूं ही मेरी तारीफ करती रहती है। अरे अपनी बेटी की तारीफ नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी अब? और मैं बेफिजुल में तेरी तारीफ नहीं कर रही हूँ, तू सच में अच्छा खाना बनाती है। मम्मी, मैं चाहती हूँ जिस तरह आप मेरी तारीफ कर रहे हैं ना, उसी तरह मेरी सास भी मुझसे इम्प्रेस हो जाए बस। क्योंकि अगर ससुराल में आपसे आपकी सास खुश है तो समझो आपका पूरा ससुराल भी आपसे खुश है। ये बात तूने 16 आने सच कही। वैसे मैं तुझे एक अंदर की बात बताती हूँ, तेरी दादी ना मुझसे कभी खुश नहीं रहती थी। मैं चाहे कितना भी अच्छा खाना बना लूं, कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लूं, न जाने कहां से मेरे काम में खाने में मिनमेट निकाल ही लेती थी। इसलिए तेरी बात सच है कि सास का दिल जीतना बहुत जरूरी है। देखा माँ, इसलिए मैं ये सब कुकिंग बुक्स देख रही हूँ, जिससे मैं उन्हें अलग अलग तरह की सब्जियां और पुलाव बनाकर खिला सकूं। ठीक है देख ले, और अपने साथ ले भी जाना ये बुक्स, क्योंकि मेरी सास तो अभी रही नहीं। ये सब तुझे ही मुबारक है। नंदिनी जहां अपनी सास का दिल जीतने के बारे में सोच रही थी, लेकिन बिना ये जाने कि शादी के बाद न जाने उसे क्या क्या नखरे उठाने पड़ सकते हैं। शादी में दूल्हा दुल्हन खाना खा रहे हैं। आप ये लीजिए मटर पुलाव। अरे नहीं, मटर पुलाव विकास को नहीं पसंद बेटा। लेकिन ये सच में अच्छा बना है, आप खाकर तो देखिए। नहीं बेटा, मैंने वेटर से कह दिया है, वो गरम गरम रोटियां लेकर आता ही होगा। शायद उन्हें पुलाव में मटर अच्छे नहीं लगते होंगे। कोई बात नहीं, शादी के बाद मैं उन्हें ऐसा पुलाव खिलाऊंगी जिसे खाकर वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नंदिनी और विकास की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ सफल हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद आज नंदिनी ने रसोई का जिम्मा भी उठा लिया था। आज वो गुनगुनाते हुए रसोई घर में सोच रही थी कि अपनी स्पेशलिटी वेज बिरयानी बनाएगी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं ऐसी बिरयानी बनाऊंगी कि सब लोग प्लेट भी खा जाएंगे। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। अरे बहू, अब जमीन पर आ जा। उमा जी, मैं जरा खुश थी ना, इसलिए गुनगुना रही थी। हाँ, अच्छी बात है, खुश होना भी चाहिए, ससुराल में हो तुम। अच्छा, वैसे किस चीज की तैयारी कर रही हो?
वो माँ जी वेज बिरयानी बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। वो क्या है ना, मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं ससुराल में पहली बार बिरयानी बनाकर ही खिलाऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे आती है बिरयानी बनाना, सच में। अरे बहू, यहाँ चावल हम कभी कभार ही खाते हैं और शादी में हमने बहुत चावल खा लिए हैं। तुम बस आटे की रोटियां बना दो और सबके लिए कोई सब्जी बना दो, पनीर ही बना दो। लेकिन अगर आपने शादी में चावल खाए हैं तो पनीर भी तो खाया होगा। एक बार आप बिरयानी खा कर तो देखिए मेरे हाथ की। अरे बहू, आटा इज द बेस्ट, समझा करो बात को। आज तुम आटे की रोटी और पनीर की सब्जी ही बनाओगी, ठीक है? चलो जल्दी करो, सब लोग खाने पर आते ही होंगे। शायद शादी में बहुत चावल खा लिए होंगे, इसलिए किसी का मन नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों बाद बना दूंगी। नंदिनी ने सोचा था कि वो किसी और दिन चावल बना देगी, लेकिन अब उसे इस घर में 1 महीना हो गया था, लेकिन उसकी सास अभी भी आटे पर ही अटकी हुई थी। ये देखो बहू, क्या लिखा है आज के अखबार में कि आटे में कितने सारे विटामिन होते हैं। आटा शरीर को मजबूती देता है। आटा एक संपूर्ण आहार माना जाता है। फिलहाल तो आटा मेरे लिए जहर बना हुआ है। अरे सुन नहीं रही हो क्या बहू? जी माँ जी, सुन रही हो ना, आटा पुराण आपका। हाँ, तो इसे याद रखना, आटा इज द बेस्ट। जब से इस घर में आई हूं, न चावल बना पा रही हूं न खा पा रही हूं। अपने एक के लिए मुझसे चावल बनते नहीं, क्या करूं? एक काम करती हूँ, आइडिया। नंदिनी के दिमाग में किसी खुराफाती आइडिया ने जन्म लिया था। चावल की मांग को पूरा करने के लिए वो अब विराज और युवराज को अपनी तरफ करना चाहती थी, जिससे चावल खाने के लिए घर में ज्यादा लोग हो जाए। आप दोनों यहीं बैठे हैं, मैं आप दोनों को ही ढूंढ रही थी। ये लीजिए चाय बिस्किट। अरे थैंक यू भाभी, कब से ना मुझे चाय की याद आ रही थी। ये बिस्किट तो काफी अच्छा है ना? पता ही अच्छा क्यों लग रहा है? क्यों? क्योंकि ये चाय के साथ है। कुछ चीजों के साथ में खाने में ही मजा आता है, जैसे चाय और बिस्किट, ब्रेड और बटर, नींबू के साथ पानी और दाल के साथ चावल, है ना? हाँ भाभी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। बिस्किट ना चाय के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, वैसे ही दाल के साथ चावल भी अच्छे लगते हैं ना? हाँ, लेकिन हम तो उसे रोटी के साथ भी खा लेते हैं। क्योंकि गद्धो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें चावल कभी ज्यादा खाने ही नहीं दिए। हाँ, हम खा लेते हैं। लेकिन जरा सोचो, दाल मखनी हो, साथ में जीरा राइस बना हो और उस पर हम दाल डाल रहे हो, फिर उसको अच्छे से मिलाकर उस पर प्याज रख रहे हो। मुंह में पानी आ रहा है, मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। अब तुम इस तरह बताओगी तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ, लेकिन मैं खुद के लिए चावल बनाती नहीं, सोचती हूँ कौन साथ में खाएगा। अरे भाभी, आज ना आप चावल बनाइए, मुझे भी बड़ी इच्छा हो गई है चावल खाने की। सच? हाँ, मुझे भी कढ़ाई वाली दाल और जीरा राइस खाना है। बनाओ बनाओ चावल आज। ठीक है, तो आज फिक्स रहा, मैं कढ़ाई वाली दाल और साथ में जीरा राइस बनाती हूँ। नंदिनी ने युवराज और विराज को आज चावल खाने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे ही चावल और दाल टेबल पर आते हैं, वर्षा के नखरे शुरू हो जाते हैं। अरे बहू, आज ये चावल क्यों बनाए? दाल के साथ आटे की रोटी बना देती। माँ जी, युवराज और विराज को भी ना चावल खाने का बड़ा ही मन था। आप खाकर देखिए ना, बड़ा ही स्वाद बना है। अरे बहू, इससे तो अच्छा मैं आटा ही खा लूं। मुझे नहीं चाहिए चावल, मुझे तो तू रोटी ही दे दे या फिर कच्चा आटा ही दे दे। अरे माँ, ऐसा मत बोलो, नंदिनी आपके लिए जल्दी से रोटी बना देगी। हाँ माँ, आटा क्यों खाएंगे आप? भाभी, माँ के लिए रोटी बना दीजिए ना। एक काम कर, मेरे लिए बना रही है तो इन दोनों के लिए भी एक एक बनाई दे। अरे पर ये दोनों चावल खा रहे हैं ना माँ जी। अरे एक एक रोटी खानी जरूरी है, मैं कह रही हूँ ना, तो बना दे। ठीक है माँ जी। आपको आटा खाना है ना कच्चा? ठीक है, कल से आपको सिर्फ आटा ही मिलेगा माँ जी। नंदिनी अब जंग का आगाज कर चुकी थी और उसका हथियार था आटा। अब देखते हैं कि इस हथियार से कब तक दुश्मन बच पाता है। माँ जी प्रणाम। प्रणाम बहू, खुश रह। माँ जी, आपको पता है, आप बिल्कुल सही कह रही थी। मैं तो हमेशा सब कुछ सही कहती हूँ, लेकिन तू किस बात की बात कर रही है, पहले वो बता। अरे माँ जी, आटे के बारे में आप बिल्कुल सही कह रही थी कि उसमें ना बहुत ताकत है, हमें खाना चाहिए। इसलिए मैंने आज निश्चय किया है कि आज से मैं सब कुछ आटे का ही बनाऊंगी। आप बस आटा खाते जाइए, खाते जाइए, खाते जाइए और मजबूत बनते जाइए। वाह वाह, शाबाश बहू, बहुत अच्छे से समझ गई तू। जी माँ जी, एकदम। अच्छा, अब ना आप बस देखते जाइए आटे का जादू। नंदिनी ने आज खाने में कुछ अलग सा ही बनाया था। क्या अलग सा? आइए, उसके परिवार के लोग ही आपको बता सकते हैं। ये तो
नंदिनी ये क्या है? ये आटे की रोटी है, आपकी सबकी पसंद की, और ये आटे के कोफ्ते हैं। आज मैंने आटे की सब्जी बनाई है। माँ जी ने कहा था ना, आटा संपूर्ण आहार है, तो बस ये देखिए मेरी आज की स्पेशल डिश, आटे की सब्जी, आटे की रोटी। टडा! आटे की सब्जी कौन खाता है? क्या हुआ, खाइए ना, आटे की सब्जी बहुत हेल्दी होती है, खाइए खाइए। हाँ, बना दिए तो खानी तो पड़ेगी, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। नंदिनी ने अपना पहला वार कर दिया था, और उसका पहला वार था आटे की सब्जी, जिससे सब लोग हिल तो गए थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बस आगे आगे तो अभी और ठटांग ठटांग मिसाइलें बाकी थी। क्या? आटे के राजमा, वो भी आटे की रोटी के साथ? भाभी, जानती हूँ आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, है ना? लेकिन थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग खुश, मैं भी खुश। आटे के राजमा? हे भगवान, अब और क्या क्या देखना बाकी है। अरे कल मैं आप सबके लिए आटे के पास्ता भी बनाऊंगी। माँ जी ने आपको बचपन से आटे का दीवाना बनाया है, मैं इस परंपरा को कैसे तोड़ सकती हूँ भला? बहू, ऐसा कुछ नहीं है, तू अपनी पसंद का भी बना सकती है। ना 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 ना, ऐसे कैसे माँ जी? आटे में इतनी विटामिन होती है, इतनी शक्ति होती है। मैंने सोच लिया है, अब से मैं सब्जियों में भी आटे की लोहिया ही डालूंगी, जिससे वो और भी हेल्दी बन जाए। अचानक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भूख मरती जा रही है। तुम कहो तो नींबू पानी ले आऊं, उसमें भी ना थोड़ा सा आटा मिला दूंगी, पक्का। हाँ नहीं। नंदिनी के वार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कभी आटे की सब्जी, कभी आटे का पास्ता, कभी आटे के पकौड़े। लेकिन आज के वार ने दुश्मन को तहस नहस कर दिया था। आज फिर खाने में आटे की सब्जी है क्या माँ? अरे नहीं नहीं, आज मैंने बहू से कहा है कि वो पराठे बना दे। चलो अच्छा है, नहीं तो आटे की सब्जी खा खा कर अब तो मुझे सपने में भी आटे के चॉकलेट नजर आने लगे थे। अरे भैया, उस दिन भाभी ने मुझे आटे की दाल तक ऑफर कर दी थी, लेकिन चलो आज तो कुछ अलग मिलेगा। पराठे के अंदर आलू मिलेंगे तो दिल को कुछ सुकून मिल जाएगा। ये लो, मैं आ गई आप सबके पराठे लेकर। ये रही ठंडी ठंडी दही। वाह, पराठे के ऊपर मक्खन भी नजर आ रहा है। अरे लीजिए लीजिए आप सबके पराठे। माँ जी, ये रहा आपका। ये पराठा रोटी जैसा क्यों लग रहा है? पर हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं बस मोटी रोटी खा रहा हूँ। हाँ, तो ये आटे के पराठे है ना? तो आटे के पराठे? अरे, मैं हमारे घर की परंपरा कैसे तोड़ सकती हूँ, है ना माँ जी? बस, अब और नहीं। अब मैं तुझसे कह रही हूँ कि आटा अब हम और नहीं खा सकते। मुझे चावल चाहिए, पुलाव चाहिए, वो तू क्या बनाने वाली थी, बिरयानी चाहिए, पर अब मैं ये आटा नहीं खा सकती हूँ। लेकिन माँ जी, विटामिन। अरे भाड़ में गया विटामिन, तू बस चावल की शक्ल दिखा दे। अब इस आटे के डब्बे को यहीं फेंक दे। नहीं नहीं, बस और नहीं। आटे पे आटा, आटे पे आटा, अब नहीं। हाँ नंदिनी, प्लीज इसे दूर करो हमारी नजरों से। अब और नहीं खाया जाएगा हमसे ये आटा। मैं तो आटा खा खा कर सिकी हुई रोटी बन चुका हूँ। अगर कुछ दिन और ये खाया ना तो तंदूर बन जाऊंगा। ठीक है, अब आप सब इतना ही कह रहे हैं तो मैं चावल ही बना देती हूँ, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको आटे की। नहीं नहीं नहीं। बनारस में रहने वाले पांडे जी का बहुत बड़ा और भरा पूरा परिवार था। परिवार में 2 बेटे, बेटियां, बहू, दामाद और नाती पोती सब थे। अब बस पांडे परिवार को इंतजार था तो सबसे मंझली बेटे की बहू के आने का। उनका बेटा सुमित अभी गुड़गांव में जॉब कर रहा था और माँ बेटे के लिए हर रोज नए रिश्ते देख रही है। संगीता जी अपने घर की बालकनी में खड़ी है और वहां से उनकी पड़ोसन शीला गुजरती है। अरे शीला बहन, कहाँ जा रही हो? बस बहन, यहीं बाहर तक ही जा रहे हैं, जरा सब्जी ले आए। अरे वो रिश्ता बताए थे ना गोरखपुर वाली लड़की का अपने सुमित बबुआ के लिए, उसका क्या हुआ? अरे बताया तो था सुमित को, क्या बताऊं। बाबू का कहना है कि पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करेगा। हाँ, लड़की से मनाही कर देता है। देख लेना संगीता बहन कि पढ़ी लिखी लड़की चाहिए या कुछ और चाहिए। चलती हूँ, सब्जी लेकर घर भी तो जाना है। बढ़िया ही, कुछ और चाहिए। खुद को देखो, ऐसे मुश्तंडे लड़के घर में पड़े हैं और जा रही है सब्जी लेने। अरे मेरे बेटे से जहाँ कहूँगी वहीं शादी करेगा। आज ही बात करती हूँ मैं सुमित से, आखिर उसे करना क्या है। संगीता जी उसी दिन शाम को सुमित को फोन लगाती हैं। बाबू, खाना खा लिए? क्या कर रहे हो? हाँ मम्मी, खाना खा लिया है, बस कुछ कपड़े धोना है, तो बस वही धोने की सोच रहा हूँ, क्योंकि दिन तो ऑफिस में निकल जाता है
और कल मुझे एक शर्ट की अर्जेंट ज़रूरत भी है। अरे कब से कह रही हूँ कि शादी कर ले, लेकिन न जाने तो भी किस सोच में बैठा है। अरे क्या चाहिए तुझे लड़की में? अब तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। तू बस ये बता कि घर कब आ रहा है। अब की बार जब भी आएगा ना, तेरा रोका करके ही तुझे यहाँ से जाने दूंगी। ठीक है माताश्री, चलो अभी फ़ोन रखिए, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर सुमित फ़ोन रख देता है। अगले दिन सुमित ऑफिस जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड दामिनी से मिलता है। क्या हुआ जनाब, सुबह सुबह मूड क्यों उखड़ा हुआ है आपका? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। यूं ही तो नहीं। अच्छा एक काम करो, अभी अपना ज़रूरी काम निपटा लो, हम 10:30 बजे पेंट्री में मिलते हैं। फिर सुमित और दामिनी पेंट्री में मिलते हैं। डार्क कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है, आती होगी। आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ। यार तुम मुझे कितना समझती हो दामिनी, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और उधर मम्मी एक शादी की रट लगा कर बैठी है कि शादी कर लो शादी कर लो। अरे तो फिर परेशान क्यों सुमित? चलो मुझे लेकर अपने घर। आपके मम्मी पापा को खुश नहीं कर दिया तो कहना। अरे बात ये नहीं है कि मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता, लेकिन उनकी सोच तो आज भी वहीं अटकी हुई है। एक लड़की जो साड़ी में आएगी और उनके किचन को संभालेगी। ओह, अब मैं क्या कह सकती हूँ। चलो मैं ही कुछ करती हूँ, बस तुम मेरा साथ देना। दामिनी सुमित के हाथों पर अपना हाथ रख देती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की दस्तक होती है पांडे निवास पर। हे माँ, माता जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? तभी संगीता जी भागती हुई आती हैं। अरे क्या हुआ मेघा, क्यों चिल्ला रही है? मेघा गेट की तरफ इशारा करती है। संगीता जी देखती हैं कि सुमित और दामिनी खड़े हुए हैं। दामिनी कायदे से सूट पहनकर आई है और बहुत ही शालीनता के साथ खड़ी है। सुमित भाई, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। और ये कौन है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं मम्मी, मैं ये देख रहा था कि भाभी का फिल्मी ड्रामा अभी तक खत्म हुआ नहीं है, बल्कि ये तो दिन ब दिन और भी ज्यादा फिल्मी होती जा रही है। अरे अब तो तेरी भाभी को ब्लॉगिंग का भूत सवार हो गया है। तब तक राजीव भी आ जाता है। और बेटा सुबह सुबह आज वो भी अचानक, सब ठीक तो है ना? सुमित पापा के पैर छूता है और दामिनी को इशारा करता है पैर छूने के लिए। फिर जैसे ही दामिनी पैर छूने के लिए झुकती है तो राजीव जी दामिनी को रोक देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। लेकिन पापा, अगर दामिनी बेटी ना होकर। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। ये सुनकर संगीता जी की त्योरियां चढ़ जाती हैं। मतलब क्या है तुम्हारा सुमित? तभी मेघा पानी लेकर आती है। आप भी ना कमाल करती हो मम्मी जी, तभी तो कहती हूँ आपको कि एकता कपूर की सीरियल्स देखा करो, एकदम अपडेटेड रहोगी आप। अरे सीधी सी तो बात है, देवर जी कहना चाह रहे हैं कि अगर बेटी ना हो तो। अरे मतलब बहू मम्मी जी। मेघा, तुम किचन में जाकर चाय बना कर लाओ। ये सुनकर मेघा किचन में चाय बनाने जाती है। फिर सुमित पूरी बात अपने माँ बाप को बताता है। देखो बेटा, ये अब से पहले हमारे यहाँ नहीं हुआ है। अरे हम बनारस के पंडित हैं, कोई क्या कहेगा कि बेटा दिल्ली से लव मैरिज करके लाया। थोड़ा हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। अरे ठीक है संगीता जी, थोड़ा धीरज से काम लो। बच्चा बड़ा हो गया है, ज़माना बदल रहा है, थोड़ा हमें भी तो बदलना होगा। यहाँ मेघा अपनी दोनों ननद को फ़ोन करके घर बुला लेती है और दोनों ननद भी अब अपनी भाभी से मिलने आ जाती हैं। थोड़ी ही देर में दरवाजे से बड़ी तेज़ी से आती हुई 2 औरतों की एंट्री होती है। ये औरतें कोई और नहीं बल्कि इस घर की बेटियां चेतना और समता थी। मम्मी मम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। हाँ मम्मी बताओ, ये क्या बात हुई, ये सही है क्या? अरे रुको रुको ज़रा, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे ये बताओ, तुम्हें इस बात की जानकारी किसने दी? तभी मेघा वहां आ जाती है। मेघा के आते ही वो कोमलिका की तरह अपने बाल घुमाती है। ये काम मेरे अलावा और कौन कर सकती है पापा जी? जहाँ धुआं ना भी हो, हमारी मेघा बहू वहां प्रचंड आग लगवा सकती है, वो भी बिना माचिस और केरोसिन के। मम्मी जी। सुमित, ये लड़की तुमको कहाँ मिली? इसके बारे में सब पता कर लिया है तुमने? हाँ दीदी, मैं और दामिनी एक ही कंपनी में पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। घर का काम कर लेती हो कि नहीं? आजकल जॉब वाली लड़कियों के ना बड़े ही नखरे हैं। हाँ जी दीदी, मुझे सब काम आता है। आपकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है। भाभी, आपकी आवाज़ के साथ आपकी स्माइल भी बड़ी प्यारी है। हाँ, ये बात तो सही कह रही हो तुम दोनों। मैंने भी अभी अभी देखा, मुस्कुराहट तेरी बड़ी ही प्यारी है बहू। क्या बत्ती सी है, एकदम ऊपर वाले ने चुन चुन कर दांत लगाया है, ऐसा लगता है। सुमित चौंक जाता है। क्या कहा मम्मी आपने, बहू? और जल्दी से मम्मी को अपने गले लगा लेता है। वहाँ मेघा किचन में खड़े होकर सुन रही थी। अच्छा जी, आज तक मेरी तो कभी इतनी तारीफ नहीं की।
32 अरे ये 32 तोड़ दूंगी मैं, पहले आने तो दो एक बार घर में, मेरे आगे तो कहीं भी नहीं लगती ये। हाँ। अब दोनों के घर वालों की मर्जी से दामिनी और सुमित की सगाई पक्की हो जाती है और जल्दी ही शादी भी होने वाली थी। यहाँ दामिनी की सगाई हो जाती है, वहाँ दामिनी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन दामिनी अपने घर अपनी मम्मी से बात कर रही थी। दिखाई डेंटिस्ट को बेटा, क्या कहा डेंटिस्ट ने? डॉक्टर ने 3 दिन बाद फिर बुलाया, लेकिन मम्मी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा घबराती क्यों है, सब अच्छा होगा। तू एक काम क्यों नहीं करती, मैं तुझसे कब से कह रही हूँ, तो एक बार ना हिम्मत करके सुमित को इस बारे में बता दे। नहीं नहीं मम्मी, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती, और अब आज जब मैं इतने आगे आ चुकी हूँ तो मैं ये सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी ये बात सुनकर सुमित क्या रिएक्ट करेगा। तो फिर अब तो सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दे, जो होगा देखा जाएगा। हाँ मम्मी, वही ठीक रहेगा। ठीक है कहकर दामिनी अपने रूम में आ जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। अब अगले दिन वो सुमित से ऑफिस में मिलती है और दोनों बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। अरे मेरी प्यारी सी बीवी को आज क्या हो गया, इतनी प्यारी सी स्माइल आज कहाँ गायब है? अच्छा, आपको भी मेरी स्माइल पसंद है? अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, मेरी बीवी की स्माइल इज बेस्ट। सच बोलूं तो मैं आपकी इसी स्माइल पर ही तो सबसे पहले फिदा हुआ था। क्या आप सच कह रहे हो क्या? अरे डर क्यों रही हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब तो दामिनी की टेंशन और बढ़ गई थी। आप लोगों के दिमाग की बत्ती भी बुझ गई ना कि आखिर ऐसी क्या बात है जिससे दामिनी इतनी घबरा रही है। चलिए ज्यादा पहेलियां नहीं बुझाते हैं, आपको बताते हैं दामिनी का एक टॉप सीक्रेट। दरअसल दामिनी जब पैदा हुई तो उसके दांत बड़े ही सुंदर थे, लेकिन जैसे ही दामिनी बड़ी हुई उसके दूध के दांत टूटे तो आगे कभी आए ही नहीं, जिसके लिए दामिनी के मम्मी पापा ने उसका बहुत इलाज करवाया। तो जैसे तैसे करके बाकी के दांत तो आ गए, लेकिन सामने के 2 दांत कभी नहीं आए। अब समझ में आया ना आपको कि दामिनी की परेशानी का कारण क्या है? तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। दामिनी डेंटिस्ट के पास बैठी हुई है। लीजिए दामिनी जी, आपका ट्रीटमेंट हो गया, अब आपको 1 महीने बाद आना होगा। तो डॉक्टर मतलब अगर 2 महीने तक नहीं आ पाई तो? दामिनी जी आपको इसके लिए तो आना ही होगा। अब दामिनी शादी की तैयारियों में लग जाती है और शादी करके अपने ससुराल में आ जाती है। इन 2 दांतों के कारण दामिनी को खाने में भी परेशानी होती थी, इसलिए दामिनी सबके सामने खाना खाने से भी बचती थी। वहाँ जेठानी मेघा की निगाह पल पल दामिनी पर रहती थी। अच्छा दामिनी, अब मैं चलता हूँ। दामिनी बहुत दुखी सी होकर रोनी सी लगती है। अरे दामिनी, रोने की क्या बात है, मैं आता जाता रहूँगा, और ये तो वो समय है जिसमें परिवार वालों और तुम्हें आपस में समझने का मौका मिलेगा। बस 6 महीने की तो बात है, फिर तो तुम तरसोगी यहाँ आने को। और देखो, ये तो मैंने तुम्हें शादी के पहले ही बता दिया था कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, नहीं तो लोग बोलेंगे बाबू तो शादी होते ही अपनी बोरिया को साथ ले गया। अरे चुप हो जाओ ना, बोलते ही चले जा रहे हो। मैं बस आपको मिस करूँगी इसलिए रो रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा तुमको यहाँ रहना नहीं है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। सुमित के जाने के बाद दामिनी के एक एक दिन बड़े ही लंबे लंबे बीत रहे थे। ऐसे ही एक दिन दोनों ननद चेतना और समता अपने मायके आई हुई थी। अब मायका पास में है और नई भाभी आई हो तो मायके का मजा दोगुना हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इसलिए शुरू में जो मजे लेने हो ले लो, फिर तो ननद भाभी में ताता थैया होना ही है। लो भाभी गन्ना खाओ, कितने बढ़िया बढ़िया गन्ने आ रहे हैं, और हमारे बनारस के गन्ने की तो वैसे भी बात अलग है। अब दामिनी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, क्योंकि गन्ने खाना आप समझ गए ना, बड़ी ही टेढ़ी खीर है भैया। और ऊपर से दामिनी के सामने के 2 दांत तो पहले ही नकली थे और गन्ने तो उन्हीं से खाए जाते हैं। नहीं दीदी, मैं गन्ने नहीं खाती हूँ। क्या आप गन्ने नहीं खाती? अरे कितने मीठे गन्ने हैं, आप ठहरी दिल्ली की। अरे ऐसे देशी गन्ने आपको नसीब भी नहीं हुए होंगे, खाइए खाइए। अब दामिनी घबरा जाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। और मेघा दामिनी की शक्ल देख रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ देवरानी जी, खा कर देखिए। नहीं, एक्चुअली ना मुझे गन्ने से एलर्जी है। लेकिन मेघा समझ जाती है। अरे भाई जेठानी जो ठहरी, वो लगातार मेघा पर नजरें बनाए रखती। दामिनी कभी भी किसी के सामने खाना नहीं खाती, ये भी मेघा को खटकता था, क्योंकि उसके 2 दांतों के चलते उसे डर लगता था कि कहीं उसका टूथ कैप सबके सामने निकल ना जाए। एक दिन सुबह सुबह दामिनी अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी मेघा अचानक से दामिनी के कमरे में घुस जाती है। लेकिन ये क्या, दामिनी अपने टूथ कैप निकाल कर उनको साफ कर रही थी। मेघा को अपने कमरे में देखकर दामिनी की सांसें अटक गई और अपने टूथ कैप को अपनी मुट्ठी में छिपा लेती है।
क्या कर रही हो दामिनी? अब दामिनी बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए वो बस स्माइल करती है। अरे ऐसे क्यों कर रही हो दामिनी, क्या हुआ? दामिनी को कुछ समझ में नहीं आता। वो जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है और अंदर से आवाज़ लगाती है, भाभी मैं अभी नहा कर आती हूँ, वो बहुत लेट हो गया है, मम्मी जी डांटेंगी ना, आप नीचे जाइए, मैं अभी आती हूँ। अरे बाबा, ये क्या था? कुछ तो गड़बड़ है मेघा। अब दामिनी के उस टूथ कैप को 2 महीने पूरे हो चुके थे। दिन रात दामिनी को यही टेंशन थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर एक दिन दामिनी हिम्मत करके सासू माँ से पूछती है, मम्मी जी आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल बेटा, क्या हुआ, क्यों इतना सोच रही है? वो मम्मी जी मैं क्या कह रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए घर आऊँ, क्या है ना, जब सुमित जी आएंगे बनारस तो मैं इनके साथ वापस आ जाऊंगी। ठीक है दामिनी बहू, चली जाओ अगर तुम्हारा मन है तो। तभी डोरबेल बजती है। मेघा बहू देखो तो दरवाजे पर कौन है? सामने ताई सास खड़ी थी। अरे संगीता कैसी है? मैंने कहा तुझसे मैं ही मिलाती हूँ। अब तो 2 बहुएं आने के बाद तू और ज्यादा बिजी हो गई। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जब से शादी हुई है ना, तब से कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। अभी चेतना और समता होकर गई है। अरे जब बेटियां पास में रहती है तो आना जाना लगा रहता है। अच्छा मैं ये कहने आई थी, दामिनी की शादी के बाद वाली जो हमारी पूर्वजों की पूजा होती है वो नहीं करवानी तुम्हें? अरे हाँ दीदी, मैं तो भूल ही गई थी ये बात। तुम भी ना कमाल करती हो संगीता। अरे हम ऐसे ही जिठानी बने नहीं बैठे, हमें पता था तुम पक्का भूल जाओगी। अच्छा सुनो, जल्दी से कल ही पंडित जी से मुहूर्त निकलवाओ और सुमित को बुला लो। ठीक है भाभी, कल ही हम जाते हैं पंडित जी के पास। तब तक दामिनी उन दोनों के लिए चाय पानी ले आती है और फिर दोनों के पैर छूती है। अरे कैसी हो छोटी बहू, कैसा लग रहा है यहाँ हमारे बनारस में? अच्छा है ताई जी। आज ही कह रही थी एक बार दिल्ली का चक्कर लगा कर आती हूँ, सुमित के साथ वापस आ जाऊंगी। लेकिन देख लो मेरे दिमाग से इतनी बड़ी बात ही निकल गई। वो तो भला हो आपका जिठानी जी जो समय पर आ गई। अब दामिनी की प्लानिंग पर फिर से पानी फिर गया। 3 दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। एक सुबह दामिनी उठी तो दोनों टूथकेप उसके हाथ में आ गई। ये देखकर उसके तो पसीने छूट गए। आज सुमित को आना था और ये क्या हुआ? अब क्या बोलेगी वो बाकी घर वालों को कि ये क्या हुआ? सुबह के 10 बज गए, दामिनी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अरे मेघा बहू जाकर तो देखो, दामिनी अपने कमरे से क्यों नहीं निकली है? तबीयत तो ठीक है ना? बात सुनकर उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। दामिनी, ए दामिनी क्या हुआ? कमरे से क्यों नहीं निकल रही हो? बस आ रही हूँ भाभी। गेट खोलकर दामिनी बाहर आती है। सब देखते हैं कि दामिनी ने मास्क पहन रखा है। अरे बहू ये क्या हुआ? मास्क क्यों पहन लिया? कोरोना तो चला गया है। दामिनी छींकने की एक्टिंग करती है। मम्मी जी वो ना मुझे बहुत तेज कोल्ड कफ हो गया है, मैं नहीं चाहती कि घर में मेरे कारण किसी को भी ये हो। तभी समता और चेतना भी आ जाती है। लो मम्मी, ये आपकी पूजा का सारा सामान। सुमित कितने बजे आएगा? अरे भाभी ये क्या माजरा है भाई, मास्क क्यों पहना है? अच्छा तबीयत ठीक नहीं है क्या भाभी की? अरे वही तो, एक तरफ कल पूजा है, इधर सुमित आने को बैठा है और अब ये बहू बीमार हो गई। तभी सामने से सुमित आता दिखाई देता है। लो आ गया मेरा बेटा, कितनी लंबी उम्र है मेरे पूत की। सुमित आकर सबके पैर छूता है। अरे दामिनी क्या हुआ तुम्हें? ये मास्क? देवरानी जी की तबीयत खराब है। अब देवर जी आप आ गए हो तो ठीक हो ही जाएंगी। थोड़ी देर बाद सुमित और दामिनी रूम में जाते हैं। अरे दामिनी अब तो ये हटा दो भाई, मुझे अपनी शक्ल तो दिखा दो यार, कब से तरस गया हूं इसे देखने के लिए। दामिनी जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ तुम्हें? किसी ने कुछ कहा क्या? अगर तुम्हें पता चले कि मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छिपाई है तो तुम मुझे छोड़ नहीं दोगे ना? अरे क्या हुआ, कैसी बात कर रही हो दामिनी? दामिनी रोते रोते सुमित को पूरी बात बताती है। सुमित दामिनी को गले लगा लेता है। अरे मेरी पगली बीवी, तुम भी ना कितना ज्यादा सोच लेती हो, बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन कल तो घर में पूजा है और सब आएंगे, फिर मुझे ऐसे देखेंगे तो क्या होगा? अरे कोई नहीं देखेगा, मैं आज ही तुम्हारे दांत ठीक करा दूंगा। आज ही शाम को चलते हैं। शाम के समय दामिनी सुमित से पूछ रही थी कि डेंटिस्ट के यहाँ का अपॉइंटमेंट कितने बजे का है, और ये बात मेघा उधर से निकलते हुए सुन लेती है। आइला, जब खांसी और जुकाम है
तो डेंटिस्ट के यहाँ क्यों जाना है? भला कोई तो खिचड़ी पक रही है, पता लगाना पड़ेगा। शाम को सुमित और दामिनी जैसे ही निकलते हैं वैसे ही मेघा उनके पीछे चल देती है और देखती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब वो लोग जैसे ही डेंटिस्ट के यहाँ से निकलते हैं वैसे ही मेघा वहाँ घुस जाती है और पूरी पूछताछ करती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी देवरानी के 2 दांत नकली है। अब तो मेघा को मिल गया मिर्च मसाला। अपनी जिठानी होने का पूरा फर्ज अब मेघा जी निभाएंगी। सुमित और दामिनी घर पहुंच चुके हैं। पीछे पीछे मेघा भी आ जाती है। दामिनी, तुम्हारे आगे की ये 2 दांत तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी ऐसी ही दांत चाहिए। क्या मतलब भाभी? अब इतनी भी भोली ना बनो देवरानी जी। और ये आपका जुकाम खांसी डॉक्टर के यहाँ से आते ही कैसे छूमंतर हो गया? हाँ भाभी, ये बात तो सही कही आपने। सुमित सारी बात समझ जाता है कि अब छिपाने से कोई फायदा नहीं। मम्मी, दीदी और भाभी, अब सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। और दामिनी के दांतों की सारी बात सुमित बता देता है और साथ में कह देता है कि उसे इस बारे में शादी के पहले से ही पता था, जिससे कोई भी उंगली दामिनी के ऊपर ना उठे। अरे कोई बात नहीं दामिनी बेटा, इतना नहीं सोचा करते। अरे कभी एक्सीडेंट में ऐसे अगर दांत चले जाए तो हम लगवाएंगे ही ना। दोनों ननद भी खुशी से दामिनी को गले लगा लेती है और मेघा मुंह बनाकर चली जाती है। दुर्गा देवी की 2 बहुएं थी, शिखा और रेणु। वैसे तो वो सारा काम करती, पर खाना बनाना उन्हें राज नहीं आता था। जब भी कुछ बनाने को कहो तो आनाकानी करने लगती। दुर्गा देवी उनसे बड़ी परेशान थी। अरे शिखा बेटा, खाना बना कि नहीं? दोपहर के 2 बज गए। वो मम्मी जी, मैं सब्जी लेने मार्केट चली गई थी तो जरा देर हो गई। मुझे लगा भाभी ने पीछे से खाना बना लिया होगा। अरे रेणु, तूने खाना नहीं बनाया क्या? शिखा तो मार्केट गई थी। नहीं मम्मी जी, वो मन्नू बहुत रो रहा था, उसे चुप कराते कराते देर हो गई। तो क्या आज दोपहर मुझे भूखा ही रखने का इरादा है या कुछ बनेगा भी? मैं अभी बना देती हूँ ना, बस 15 मिनट लगेंगे। शिखा किचन में जाकर खाना बनाती है और थोड़ी देर में दुर्गा देवी को खाना परोस देती है। हे भगवान, ये क्या? तूने सिर्फ खिचड़ी बनाई है? हाँ मम्मी जी, अब इतनी जल्दी में तो बस खिचड़ी बन सकती थी, और मैं मार्केट से आकर ना बहुत थक गई हूँ, इसलिए आज तो इसी से काम चलाना होगा। अब दुर्गा देवी करती भी क्या, उनको वही सादी सी खिचड़ी खानी पड़ी। और इधर शिखा और रेणु बाजार से लेकर आई पाव भाजी, मजे से खा रही थी। बाबू, ये रट्टू के पाव भाजी ना बड़ी लाजवाब होती है। अच्छा हुआ जो तुम मार्केट से ले आई। हाँ भाभी, मुझे ना ये नत्थू की पाव भाजी बहुत पसंद है, इसीलिए उसकी दुकान देखकर मुझसे तो रहा ही नहीं गया। सोचा पाव भाजी ले जाती हूँ और इसके पैसे सब्जियों के भाव में एडजस्ट कर दूंगी। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। सब मेरी संगत का असर है। ऐसे दिमाग चलाते रहो और खुश रहो। दोनों हंस पड़ी। फिर दोनों ने अपनी पाव भाजी खत्म की और आराम से सो गई। शाम को प्रवीण और तरुण ऑफिस से आए। आ गए तुम दोनों? बहुत थक गए होगे ना? हाँ मम्मी, आज तो बहुत थक गए, ऑफिस में बहुत काम था। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। रेणु, कुछ चाय नाश्ता लेकर आना। तरुण की आवाज सुनकर रेणु चाय और बिस्किट लेकर आ गई। ये क्या, सिर्फ बिस्किट? अरे मुझे भूख लगी है, इस बिस्किट से क्या होगा मेरा? पकौड़े या आलू टिक्की कुछ बना दो। देखिए तरुण, आप ऑफिस से थक कर आए हैं, तो मैं भी यहाँ मक्खियां नहीं उड़ा रही थी। अरे घर में 17 तरह के काम होते हैं, मैं भी थक गई हूँ। अभी तो चाय बिस्किट से ही काम चलाना पड़ेगा। बेचारा तरुण रेणु से कुछ कह भी नहीं सका और चुपचाप चाय बिस्किट खाने लगा। तभी प्रवीण ने शिखा को आवाज दी। शिखा, चाय तो रेणु भाभी ने बना दी, तुम कुछ नाश्ता ही बना दो, बड़ी भूख लगी है यार। उफ, मेरा तो आज पूरा बदन दर्द कर रहा है काम कर करके। इतनी कड़ी धूप में मार्केट जाना कोई मामूली बात है क्या? और आकर पता है मैंने खाना भी बनाया। प्लीज प्रवीण, आज तो मुझसे कुछ मत कहना, मुझसे नहीं बनाया जाएगा नाश्ता। खाने में बस खिचड़ी बनाई थी तुमने, और सामने वाले बाजार से जाकर 2-4 सब्जियां ले आई थी बस। इसमें कौन सा कद्दू में तीर मार लिया तुमने जो इतना थक गई? जो भी हो मम्मी जी, गर्मी में इतना काम भी बड़ी बात होती है, हम भी थक जाते हैं, क्यों है ना रेणु भाभी? हाँ मम्मी जी, शिखा ठीक तो कह रही है। भाई इतनी गर्मी में हमसे खाना नहीं बनाया जाता, किचन में तो जैसे आग ही बरसती है। तुम दोनों देवियों से खाना बनता नहीं, मेरे हाथ पैर अब इतना साथ देते नहीं बुढ़ापे में कि मैं कुछ बनाऊं, तो क्या भूखे मरेंगे? देखिए मम्मी जी, हम खिचड़ी या दलिया बना देंगे, बस वही खा लीजिएगा। इससे ज्यादा इस गर्मी में हमसे खाना नहीं बन पाएगा। मुझसे तो ये रोज रोज बीमारों वाला खाना नहीं खाया जाएगा। हाँ भैया, मैं भी ऐसा खाना नहीं खा सकता, इससे तो बढ़िया मैं भूखा ही रह लूंगा। तो फिर क्या करें? मम्मी, क्यों ना खाना बनाने के लिए नौकरानी रख ले, इससे हमें टाइम पर अच्छा खाना मिल जाएगा।
वरना ये दोनों तो खिचड़ी दलिया खिला खिला कर मार ही डालेंगी। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। मैं कल ही नौकरानी खोजती हूँ जो खाना बना दे। मम्मी जल्दी से नौकरानी खोजो, अब और नहीं सहा जाता। अगले ही दिन दुर्गा देवी ने नौकरानी की खोज शुरू कर दी और कुछ ही दिनों बाद आखिर दुर्गा देवी को खाना बनाने वाली नौकरानी मिल ही गई। उसका नाम था कमला। कमला का आज इस घर में पहला दिन था। दुर्गा देवी उसे समझा रही थी, देख कमला, ये हमारी रसोई है, सब कुछ अच्छे से देख ले, समझ ले कहाँ क्या रखा है। अब टेंशन मत लो मेम साहब, मैं सब कुछ संभालेगी। अरे टेंशन खत्म करने के लिए तो तुझे बुलाया है। अब सुन, सुबह 9 बजे नाश्ता और टिफिन सब रेडी कर देना। दोपहर का खाना हम 1 बजे खाते हैं। शाम को प्रवीण और तरुण ऑफिस से आएंगे तब चाय बनेगी और साथ में कुछ नाश्ता भी। रात के खाने में रोटियां गर्म होनी चाहिए। अरे मेम साहब, मेरा नाम कमला है, मैं सब कुछ अच्छे से समझ गई है। आप सबको ऐसा खाना बनाकर खिलाएगी कि आप सब खाने के साथ अपना अंगली भी खा जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, वो तो खाकर ही पता चलेगा कैसा खाना बनाती है तू। मेम साहब, रात के खाने में क्या बनाने का है? शाही पनीर और लच्छा पराठा बना ले, घर में सबको बहुत पसंद है। ठीक है मेम साहब, बना देगी। चल अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, तू रात के खाने की तैयारी कर ले। ओके। कमला को काम समझाकर दुर्गा देवी आराम करने अपने कमरे में चली गई। कमला ने सबके लिए रात का खाना बनाया। थोड़ी देर में सब टेबल पर खाना खाने आ गए। आज तो खाने जैसा खाना मिलेगा। हाँ मम्मी, आज खाने में क्या है? बहुत दिनों बाद आज घर पर कुछ अच्छा खाना होगा। तभी खाना लेकर कमला आ गई। आज खाने में शाही पनीर और लच्छे पराठे मैंने बनाई, एक बार खाएगी तो खाते रह जाएगी। अरे बस, अब बातें बनाती रहेगी या खाना परोसेगी भी? मेम साहब, परसती ना मैं। ऐसा कहकर कमला ने सबको खाना परोसा। सबने खाना शुरू किया। तो कमला, तुमने तो कमाल कर दिया, सच में खाना बहुत टेस्टी है। हाँ, और ये पनीर तो जैसे मुंह में जाकर घुल जा रहा है। आज कितने दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खाया। हाँ सही बात है, तुम दोनों की पत्नियों ने तो खिचड़ी खिला खिलाकर हमें मरीज ही बना दिया था। अच्छा ठीक है, हमसे जो बन पड़ा हमने खिला दिया, पर अब तो आ गई ना कमला, अब तो रोज रोज टेस्टी टेस्टी खाना ही मिलेगा। हाँ कमला, खाना तुम अच्छा बना लेती हो। अब कमला की किचन से रोज आप लोगों को टेस्टी खाना ही मिलेगा। अच्छा मैं चलती, कल आइए। कमला कल जल्दी आना। कमला चली गई। घर के सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह कमला किचन में पराठे बना रही थी कि रेणु उसे आवाज देती है। कमला जरा सुनो तो, थोड़ी मन्नू की मालिश कर देना, आज मेरे हाथों में जरा दर्द है, मुझसे मालिश नहीं हो पाएगी। कर देगी बड़ी भाभी, पर पहले नाश्ता बना लेती है, वरना सबको देर हो जाएगी। मेम साहब ने 9 बजे नाश्ता बनाकर देने को बोलेला है ना। अरे नाश्ता भी बना लेना, अभी तो 7:45 बजे, 10 मिनट लगेंगे मालिश में, और टाइम से मालिश ना हो ना तो मन्नू रोने लगता है। जल्दी से आ ना। ठीक है बड़ी भाभी, चलिए पहले मालिश कर देती है। कमला गैस बंद करके मन्नू की मालिश करने चली गई। कुछ देर बाद जैसे ही किचन में आई तभी शिखा ने आकर कहा, कमला जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दे, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। छोटी भाभी नाश्ता बनाने का है, नाश्ता बना के फिर कर देगी। हाँ नहीं कमला, तू पहले मेरी साड़ी प्रेस करके दे, फिर नाश्ता बनाना, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। अब कमला शिखा की साड़ी प्रेस करने चली गई। इसी तरह उसे नाश्ता बनाने में देर हो गई। इधर तरुण और प्रवीण ऑफिस के लिए रेडी हो चुके थे। वो नाश्ते के लिए टेबल पर आ गए, पर नाश्ता तो था ही नहीं। अरे नाश्ता का, आज कमला ने भी छुट्टी मार ली क्या? सुबह सुबह चाय ना मिले तो ऑफिस जाने का मन नहीं करता, टिफिन भी नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है आज भी भूखे ही ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे मम्मी, कहाँ है आपकी कमला? उसे भी शिखा और रेणु की हवा लग गई क्या? कमला कहाँ है तू? आज तूने नाश्ता नहीं बनाया, देख कितनी देर हो गई। दुर्गा देवी की आवाज सुनकर कमला घबराई हुई दुर्गा देवी के पास आई। ओ मेम साहब, आज ना नाश्ता बनाने में थोड़ी देर हो गई लिए। अरे पर क्यों? मैंने तुझे 9 बजे नाश्ता तैयार करने को कहा था ना, अब देख घड़ी में 9:30 बज रहे हैं। मैं क्या करेगी मेम साहब? पहले बड़ी भाभी ने मन्नू की मालिश करने को बुला लिया, फिर छोटी भाभी की साड़ी प्रेस करके दी। अब आप ही बताओ, देर तो होगी ना। मैं अकेली काम 50, बेचारी कमला जाए तो कहाँ जाए। रहने दो मम्मी, हम ब्रेड बटर से आज काम चला लेंगे। हाँ, चाय भी बाहर ही पी लेंगे। अच्छा मम्मी, हम चलते हैं। ऐसा कहकर प्रवीण और तरुण बिना खाए ऑफिस के लिए निकल गए। कुछ देर बाद कमला पराठे बनाकर लाई। शिखा और रेणु ने जमकर नाश्ता किया और अपने अपने कमरे में चली गई। दुर्गा देवी ने कमला से कहा, देख कमला, नाश्ते में देर हो गई और इसी वजह से मेरे दोनों बेटे बिना खाए ऑफिस चले गए। अब रात के खाने पर ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। रात का खाना ठीक 8 बजे टेबल पर होना चाहिए।
जी मैम, सब में ध्यान रखिएगी। शाम के 6 बजे थे। कमला ने दुर्गा देवी से पूछा, मेम साहब आज रात के खाने में क्या बनाने गए? एक काम कर, आज रात के खाने में राजमा चावल बना ले। मेरे प्रवीण को राजमा चावल बहुत पसंद है। और हाँ, आज कुछ मीठा भी बना लेना, बहुत मन कर रहा है मीठा खाने का। जी मैम, सब में सब बना लेगी। ऐसा बिंदास खाना बनाएगी कि बस खाते रह जाएंगे सब। अब देखो मेरा कमाल। अच्छा भाई अच्छा, जा जाकर जल्दी से खाने की तैयारी कर। ओके मैम, सब जाती है मैं। कमला ने किचन में जाकर राजमा उबालने चढ़ा दिया और प्याज काटने लगी। तभी शिखा ने आवाज दी, कमला मेरे लिए 1 कप चाय बनाकर लाना, सर दर्द से फटा जा रहा है। जी छोटी भाभी, अभी लाई। थोड़ी देर में कमला शिखा के पास चाय लेकर जाती है। लो भाभी, एकदम कड़क चाय, इसको पीकर ना आपका सर दर्द एकदम रफ्फू चक्कर हो जाएगा। थैंक यू कमला, अब तो आ गई है ना, तो जरा मेरा सर दबा दे, थोड़ा आराम मिल जाए। वो छोटी भाभी, मेरे को ना अभी खाना बनाने का बाकी है, बाद में आती है मैं। अरे बाद में कब दबाएगी, जब ये सर फट जाएगा दर्द से तब। चुपचाप बैठ जा और मेरा सर दबा। ठीक है भाभी। बेचारी कमला फंस चुकी थी, अब वो क्या करती। चुपचाप शिखा का सर दबाने लगी। तभी वहां रेणु आई। ये लो, मैं इसे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और ये महारानी आराम से एसी में बैठकर शिखा का सर दबा रही है। वो शिखा भाभी ने बोला कि उनको सर दर्द हो रहा है, इसलिए दबाने लगी। अब बात हो गई छोटी भाभी की सेवा। चलो बाजार जाकर मेरा भी कुछ सामान ला कर दो। भाभी आपको बड़ी जलन लगी है, कमला मेरे पास है तो उसे मैंने कहा था सर दबाने। जलन? कैसी बात कर रही हो शिखा? अब पूरे दिन तो कमला से तुम ही काम करवाती हो अपना, मैंने कुछ कहा क्या? हे भगवान, मैंने जरा सा सर क्या दबवा लिया, आपने तो मुझ पर पूरा का पूरा इल्जाम ही डाल दिया कि कमला मेरे सारे काम करती है। अरे बाबा, अब दोनों ऐसे झगड़ा मत करो ना, मैं जाती है ना बाजार बड़ी भाभी का सामान लाने। ये ले स्लीव, आती हुई लॉन्ड्री से कपड़े भी लेते आना। जी भाभी, जाती है मैं। कमला को बाजार जाना पड़ा, इस वजह से उसे रात का खाना बनाने में फिर से देर हो गई। वो बाजार से रेणु का सामान लेकर आई और फिर जल्दी से किचन में लग गई। चावल उसने बना लिए थे, पर राजमा और मिठाई बनानी बाकी थी। घड़ी में 8 बज चुके थे, सब लोग खाना खाने टेबल पर आ चुके थे। क्या हुआ, अभी भी खाना मिलेगा कि नहीं? मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना लगाओ कमला। अरे हाँ, आज तो प्रवीण के पसंद का खाना बना है, राजमा चावल। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा, मेरी भूख और बढ़ गई है। ए कमला, जल्दी लाओ भाई खाना। खाना नहीं बनेला है, टाइम लगेगा अभी। कमला, मैंने तुमसे कहा था ना खाना ठीक 8 बजे लग जाना चाहिए, फिर देरी क्यों? ऐसे नहीं चलेगा भाई। नहीं चलेगा तो मेरे को भी नहीं करने का है तुम्हारा काम। या खाना बनाने को रखा था ना, पर सारा दिन आपकी बहू का काम करने में, खाना बनाने में लेट हो जाता है मेरे को। फिर खाना टाइम से मिलता नहीं तो आप सुनाती है, नहीं बाबा हमको नहीं रहने का, यहाँ काम ही नहीं करने का। ये झूठ बोल रही है मम्मी जी। एकदम सच बोलती है, 16 आने खरे। अब मुझे समझ में आ गया है। कमला, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कल से तुझे मैं जो कहूं बस तू वही करेगी, वरना तुझे तेरी पगार नहीं मिलेगी। ठीक है मैम साहब। और तुम दोनों सुनो, कल से घर का सारा हिसाब और खर्च मेरे हाथ में ही रहेगा, किसी को 1 पैसा नहीं मिलेगा। जाओ कमला, अब जल्दी से खाना बनाकर लाओ। दुर्गा देवी की बात सुनकर शिखा और रेणु को जैसे सांप सूंघ गया हो, वो चुपचाप बैठी थी। कमला थोड़ी देर में खाना बनाकर लाई, सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। अब देखना यह कि अगला दिन क्या हलचल लेकर आने वाला है। सुबह कमला नाश्ता बना रही थी, दुर्गा देवी ने आवाज दी, कमला जरा यहाँ तो आ। जी मैम साहब। प्रवीण और तरुण का नाश्ता और टिफिन बनाकर पहले पूजा करके सफाई में मेरी हेल्प कर दे, बाकी नाश्ता बाद में बनाना। ठीक है मैम साहब, मैं भैया लोगों का नाश्ता बनाकर लाती है। कमला ने प्रवीण और तरुण का नाश्ता बनाया, फिर दुर्गा देवी के साथ पूजा घर की सफाई करने लगी। थोड़ी देर में शिखा और रेणु आई। कमला, तूने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? नाश्ते का टाइम हो चुका है, बहुत भूख लगी है, जा जाकर नाश्ता लगा दे। पहले ये मेरे साथ पूजा घर साफ करेगी, फिर नाश्ता मिलेगा। अगर तुम लोगों को जल्दी है तो खुद बना लो। ये क्या बात हुई, नौकरानी के रहते इतनी गर्मी में हम किचन में क्यों जाए भाई? मम्मी जी, आप हमें पैसे दीजिए, हम नाश्ता बाहर से ले आते हैं। बेटा, पैसे तो मिलेंगे नहीं, बाहर का नाश्ता तो आएगा नहीं। ठीक है, हम वेट करते हैं। कमला जल्दी आना। जी, जब मेम साहब बोलेगी तब आएगी। रेणु और शिखा हॉल में जाकर नाश्ते का इंतजार करने लगी, और जब कमला बड़ी देर तक नहीं आई तब उन्होंने ब्रेड बटर खाकर अपनी भूख मिटाई, जो नौकरानी आने से पहले वो अपने पतियों को खिलाया करती थी। भाभी, ये सूखा सा नाश्ता मुझे बिल्कुल नहीं भाता।
भाता तो मुझे भी नहीं है, पर पेट भरने के लिए खाना तो पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हाँ, और अब तो पैसे मिलने भी बंद हो गए। हाँ, प्रवीण और तरुण ये नाश्ता कैसे करते थे पता नहीं। दोनों बहुओं ने जैसे तैसे नाश्ता किया और अपने अपने कामों में लग गई, क्योंकि आज कमला तो उनका काम नहीं करने वाली थी, दोपहर हो चुकी थी। अरे कमला कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रही, दोपहर का खाना बनेगा कि नहीं? हाँ भाभी, मैंने भी उसे बहुत देर से देखा नहीं है। मैं यहाँ हूँ मेम साहब के रूम में। दोनों बहुएं दुर्गा देवी के रूम में पहुंची। मैं मेम साहब के पैर की मालिश कर रही है, खाना बाद में बनाएगी। अब ये क्या है, दोपहर के 1 बज चुके हैं, अभी तक खाना नहीं बना। अब भी क्या नाश्ते जैसा हाल होगा? अरे नहीं नहीं बेटा, सब्जी कमला ने बना दी है, तुम जाओ आटा लगाकर रोटियां बनाकर खा लो, कमला को अभी थोड़ी देर और लगेगी। अरे मम्मी जी, ये तो हद हो गई ना, इसे हमने खाना बनाने के लिए रखा था ना। अब ये खाना नहीं बनाकर और काम में लगी है, और आप कह रही हैं रोटी तुम बना लो, ये गलत बात है। क्यों बेटा, गलत कैसे हो गई ये बात? तुम भी पहले इससे अपना काम करवा रही थी और खाने में देर हो रही थी, तब क्या गलत नहीं था? आज इसने मेरा काम किया और तुम्हें खाना नहीं मिला तो बात गलत हो गई। दुर्गा देवी की बातें सुनकर शिखा और रेणु को अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ मम्मी जी, बात तो आपने सही बोली है, गलती तो हमारी ही है। हाँ मम्मी जी, ये कमला खाना बनाने ही आई थी और हमने इससे और भी बहुत काम करवाया और आप सबको भूखा रखा। अब आई ना अकल तुम्हें, जब भूख लगी तो सब समझ में आ गया। पहले तो तुम बाजार से लाकर खा लेती थी, अब तो पैसे भी नहीं है तुम्हारे पास, तो भूख लगी तो तुम्हें पता चला खाने का अपना वक्त होता है। वो सब तो ठीक है मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर आपको कैसे पता कि हम बाहर का खाना लाकर खाते थे? वो भी मुझे इस कमला ने ही बताया, इससे भी तो तुमने मंगाए थे ना छोले कुलचे। जी मम्मी जी, पर अब आगे से ऐसा नहीं होगा, हमें समझ में आ गया है, हम अब कभी भी कमला से अपना काम नहीं कराएंगे। अरे बाबा, कैसी फैमिली है, कभी बहू एक्स्ट्रा काम कराती है, कभी सास। मेरे को इधर काम ही नहीं करने का है। ऐसा मत बोल कमला, हम तुमसे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कराएंगे, पर इतनी गर्मी में हमको छोड़कर मत जा। हाँ कमला, तू काम छोड़कर मत जा, नहीं तो ये बहुएं मुझे खिचड़ी खिला खिलाकर बीमार कर देंगी। चलिए, आप सब इतना बोलते तो मैं रुक जाती है, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी पगार बढ़ानी पड़ेगी। खाना बनाएगी तो टेबल पर खाना आपकी बहू को लगाना पड़ेगा। मैं दोपहर में 2 घंटे एसी में आराम करेगी। अरे तेरी सारी शर्त मंजूर है, बस तू हमें टाइम से खाना बनाकर खिला देना। ओके मेम साहब, मैं जाती है रोटियां बनाने को, आप सब आकर खाना खा लेना। कमला ने रोटियां बनाई और सब ने मिलकर खाना खाया। अब कमला को कोई भी एक्स्ट्रा काम के लिए नहीं कहता था, बल्कि शिखा और रेणु उसकी थोड़ी हेल्प भी करने लगे थे। सबको सही टाइम पर खाना मिलने लगा और पूरा परिवार इसी तरह खुश रहने लगा।